मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, सॉरी, ये कोई बाय नहीं करेगा। एक दिन पूरा अगर पाकिस्तान सचियों पर आ जाए, एक दिन वो नहीं निकाल पाएंगे। जेडी वैंस बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी से यानी खुद को अलग किया है। ये जुम्मे वाला दिन इतना सेंसिटिव क्यों होता है, खासकर पेट्रोल के हवाले से? पेट्रोल के हवाले से मैं भी पेट्रोल डलवा कर आया हूँ, किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोगों पे कह रहे हैं कि आप जो है वो ज्यादा पेट्रोल डलवा नहीं सकते, कहीं 4000 से ज्यादा डलवा सकते, कहीं 5000 से ज्यादा नहीं डलवा सकते। फुल कराई टैंकी मैंने। अच्छा जी, बेशक F7 में मिल रहा है। F7 में नहीं, बाहर जगह कोई लाइन लगी दिखी नहीं, मैंने पूरे शहर से घूम कर आया हूँ मैं। अच्छा, मैं को अभी तो नहीं, पूरा शहर देख कर आया हूँ, किसी जगह कोई लाइंस नहीं लगी नहीं। लेकिन आज पेट्रोल पंप गिरेगा, यानी इवन के जब आप इस्लामाबाद के अंदर इंटर होते हैं तो जो पहला पेट्रोल पंप आता है मोटरवे से आते हुए, वो PSO का पंप आता है। उस PSO के पंप के ऊपर भी कोई लाइन नहीं है। शायद बाकी शहरों में खबरें तो यही चल रही हैं हर जगह पे कि जी शॉर्टेज है, आज प्राइसेस बढ़ेंगी। प्राइसेस बढ़ेंगी आज? हाँ। अच्छा, 10 रुपए पेट्रोल, 40 रुपए डीजल, ये खबरें हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कितनी सदाकत है इनमें। अल्लाह ना करे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ें, अगर वैसे जो उनका फार्मूला जो बता रहे हैं उसके तहत तो बढ़नी चाहिए। अच्छा, जो फार्मूला बताया हुआ है, बट कितनी बढ़नी चाहिए इसका मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा डीजल तो पाकिस्तान के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, तो गॉड नोज बेटर कि ये क्या है और किस तरीके से कितनी बढ़ेंगी। लेकिन बहरहाल शॉर्टेज कोई नहीं है, शॉर्टेज कोई नहीं, खबर को आप डिनाई करें। अच्छा, ये जो खबर है कि अब हुकूमत डेली बेसिस पर एवेल्युएट करेगी प्राइसेस को डेली बेसिस पे, ताकि 2-3 रुपए के इजाफे या कमी के साथ इस चीज को आगे चलाया जा सके जब तक कि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब यही कसर रह गई थी, बाकी तो कोई नहीं है। आप चाह रही है कि रोजाना की बुनियादों के ऊपर हो। हाँ, ये खबर है ना कि हुकूमत ये सोच रही है। हाँ, ये अफवाह उड़ी हुई है, आई डोंट नो, कुछ सरकारी तौर पर कुछ हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आया किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी जरूरत है। आपके पास स्टॉक होता है 45 डेज का, तो 45 डेज का स्टॉक की बात आप कर रही है, लेकिन दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान 6.5 बिलियन डॉलर्स का जो डेफर पेमेंट के ऊपर ऑयल लेना चाहता है सऊदी अरब से, और वो 15 ईयर्स की जो है डेफर पेमेंट है। ओके, ठीक है जी, 15 साल की डेफर पेमेंट, 6.5 बिलियन डॉलर्स का ऑयल और विद 1% एनुअल जो उसका इंटरेस्ट है उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर ऐसा हो जाए तो एक नई लाइफ लाइन मिल जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को। फिर प्राइसेस का इतना वो नहीं आएगा, ये जो जंप आता है नहीं, वो एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को एक्सपोर्ट मिल जाएगी 6.5 बिलियन डॉलर्स की ना। ओके, आप ये समझ रही हैं, ये क्रेडिट लाइन आ गई 6.5 बिलियन डॉलर्स की। उस पर अगर आपके पास क्राइसिस आते हैं कभी, आप हर वक्त इसको इस्तेमाल ना करें, जब आपको जरूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर लें। एक आपके पास क्वेश्चन आ गया ना, एक पाकिस्तान के पास एक क्रेडिट फैसिलिटी है, ये 15 साल के लिए हमेशा लेके ना रखे ना, आज ले लिए 15 साल बाद हम देंगे, वो चीज ना करें। आप 1% आप उसका इंटरेस्ट देते रहे, ऐसे ना करें। जब जरूरत महसूस हो तो तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, AJK में जो है इस वक्त हसन जो है ना, जो इलेक्शन का माहौल है वो बना हुआ है। जी, जी। और अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है बिल्कुल, लेकिन एक सवाल तो मेरा ये है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा उन्होंने अवामी खिताब किए, कश्मीर में वो अभी तक अवामी खिताब क्यों नहीं किए? और जो कल वो फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि कश्मीर का मसला फेडरल मिनिस्टर क्राइसिस है, यानी मैन मेड क्राइसिस है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? फेडरल मिनिस्टर क्राइसिस? यस, उन्होंने कहा वफाकी वज़रा पे डाल दिया ना सारा मामला उन्होंने, कश्मीर वाले इशू का। अच्छा, तो इस सारे मामले को मैं चाह रही थी आपसे पूछूं कि आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको इस तरह देखता हूं कि हुकूमत उनकी अपनी है, जिम्मेदारी वो वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं, तो इनको किसने कहा था जी कि आप हुकूमत लें? हुकूमत लेते भी हैं और जिम्मेदारी भी नहीं लेते। ऐसे नहीं होता बिलावल भुट्टो साहब, ऐसे नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी हुकूमत है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इख्तियार नहीं था तो आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अगर हुकूमत ली है तो जिम्मेदारी भी फिर आपकी है, आप इससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। ठीक है, आप इससे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, सॉरी, ये कोई बाय नहीं करेगा। और ये बेसिकली सियासी बयान देकर आप उन लोगों को, यानी वहां के अवाम की इंसल्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये जो सियासी एक किस्म का जो उन्होंने कहा वार किया है, ये उल्टा बाउंस करेगा उनके अपने ऊपर, उनको खुद जो है वो इसने इंजर्ड करना है। ये कोई आप मानती हैं बात? नहीं, बिल्कुल भी मैं तो नहीं मानती। आप मानती हैं वफाकी वज़रा की वजह से क्राइसिस बना हुआ है?
कलदम आपकी जमात करार दे रही है, हुकूमत बिल्कुल। आपकी है, मुज़ाकरात आपके नाकाम हुए हैं, सब चीजें आपने की हैं, वफाकी वज़रा पर हाँ, वो बात कह रहे डाल हैं दो। कि वफाकी वज़रा ने इस चीज को मिस राजा किया। परवेज अशरफ साहब किसके नुमाइंदे थे जनाब? मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपकी अपनी पार्टी के। यानी वो ये बात लोग कह रहे थे बाद में कि ये कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस स्टैचर के नहीं थे कि वो साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के साथ बैठ सकते। हाँ, कायरा लेकिन कलदम जॉइंट कायरा एक्शन साहब कमेटी बैठते के रहे, हवाले से बाकी भी लोग कभी बैठते रहे। तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, ये तो बेसिकली क्राइसिस अगर है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जमात का क्रिएटेड है। और वैसे ये क्राइसिस किसी का क्रिएटेड नहीं है, बल्कि पिछली हुकूमत की जो अनवारुल हक साहब थे, क्या नाम था उनका, जो प्राइम मिनिस्टर थे, अनवारुल हक साहब ही थे। अनवारुल हक साहब, वो अनवार साहब ने बुनियादी तौर के ऊपर इतना मिस हैंडल किया था। अब पहले तो उन्होंने अवामी इश्यूज को इशू नहीं समझे, फिर उन्होंने लोगों से मिस हैंडल किया, लोगों की नफरत उससे मुतल्लिक बनी, और फिर लोगों की ऑर्गेनिक मूवमेंट हुई फॉर देयर राइट्स। जब वो एहतजाज हो गया, वो लोग ताकतवर हो गए, और फिर उनके साथ पहले पर्चे दिए, फिर वो पर्चे वापस ले लिए, तमाम चीजें जो है ना किस्म का उनको आपने माफ कर दिया, तो फिर उनको मुंह को खून लग गया ना जी। फिर वो उन्होंने कहा कि बाकी इस तरीके से पुरतशद्दुद रास्ते के जरिए ही आपको यूं रिलीफ मिलेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड टाइम किया, फिर सेकंड टाइम भी ऐसा हो गया। अब थर्ड टाइम में जो मामला ये था, तो फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ एजेके ने कहा कि नहीं, अब इस मर्तबा अगर हम इनके ये मुतालबात मान लिए तो कल ये फिर कोई नए मुतालबात के साथ सामने आ जाएंगे। अब 12 नशिस्तों का क्या लेना क्या देना था इनके साथ? मामला इनका बनता क्या है? इनका कौन से हकूक सल्ब हो रहे हैं उससे? इनको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ रहा। ये बेसिकली पुरतशद्दुद वाकयात चाहते हैं, ये सेल्फ प्रोजेक्शन चाह रहे थे। वो शौकत नवाज किधर गया वैसे? हाँ, वो तो रुपेश, आप मैंने आपसे पूछा था उनकी गिरफ्तारी होगी, आपने कहा नहीं, गिरफ्तार तो वो नहीं हुए, कि वो पेश ही नहीं हुए किसी अदालत में। अच्छा, तो फिर वो कहाँ है? गायब है वो वैसे? वो मजे कर रहे हैं। अच्छा, शौकत नवाज साहब जो है ना, वो चैन ही चैन लिख रहे हैं। अच्छा, शौकत नवाज साहब जहां पर भी हैं, बड़े ही आराम में। समझ गई? मैं समझ गई। वो अपने मेहरबानों के पास, अपने दोस्तों के पास बड़े आराम से हैं। अच्छा, हाँ, और वो बड़ी उनकी खातिर मदारत कर रहे हैं। अच्छा जनाब, ये जो मैंने आपसे एजेके का पूछ ली, बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये शौकत नवाज साहब की खातिर मदारत हो रही है ना, वो डिजर्व करते हैं खातिर मदारत। बड़ा लीडर है। अच्छा, तो जब बड़ा लीडर हो तो खातिर ना हो, हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो और सकता वो भी दोस्तों के पास। लेकिन इस वक्त कश्मीर में आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है? जैसे बिलावल साहब ने तो ये सारा मैटर फेडरल मिनिस्टर पे डालने की कोशिश की, एक पॉलिटिकल बयान उन्होंने दिया है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज भी ये कह रही है वहां के लोगों को कि भाई पीपल्स पार्टी कोई काम करने वाली है नहीं, तो इनको वोट देने की जरूरत नहीं है। तो पलड़ा किसका भारी होगा? नवाज शरीफ साहब के भी जलसे, 2 जलसे बताए जा रहे होंगे वहां पर। होंगे, हाँ। मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी, अब खिताब करेंगी, मेरा नहीं ख्याल खिताब कर सकती हैं। बिलावल जिस तरह एक एमएनए है, इस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक एमएनए हैं, वो तो खिताब कर सकते हैं। लेकिन तो, मरियम साहब सीएम पंजाब है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कर पाएंगी, उनको अलाउड नहीं होगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये है जी कि मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है एजेके की, इसमें मेजॉरिटी अब कौन ले सकता है? अगर ले सकते होते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस को मोखर करने की या डिले करने की बात ना करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार जो इलेक्शन को डिले करने की बात की है, या इसी हुकूमत को एक्सटेंशन देने की बात की है 6 माह की, वो एक बड़ा क्लियर साइन है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन को ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती, अवामी इज्तिमा में भी नहीं जा रहे ना। अगर अच्छी पोजीशन होती तो फिर क्यों बिलावल साहब जो है ये इलेक्शंस को यानी मुलतवी करने की बात करते? तो एक बड़ा क्लियर साइन है, जो कम से कम मुझे इस हवाले से ये मेरा एनालिसिस है जी। मैं ऑन ग्राउंड गया नहीं हूं, लेकिन जो मेरा एक एनालिसिस है, जो अभी तक उनकी जो पोजीशन जा रही है, जो सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम एजेके के अंदर, वो ये जाहिर कर रही है कि ज्यादा को अच्छे हालात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ठीक है, अच्छा जियो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। जियो पॉलिटिक्स में जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान और अमेरिका का मामला एक दफा फिर से बड़ा गर्म हुआ है। कल फिर अमेरिका ने जो है वो हमले किए हैं ईरान पर। ईरान ने बाबुल मंदब को जैसे कि बंद करने की धमकी भी दी हुई है। तो सुनने में ये आया है कि जो कि यमन और सऊदीया के मैटर भी हैं, पाकिस्तानी दस्तों को भी जो है वो सऊदी अरब के साथ जो यमन की सरहद है उसकी तरफ मूव कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि टेंशन इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तानी दस्ते भी इन एक्शन हो गए? अभी तक तो वैसे है नहीं। अच्छा। लेकिन आईएसपीआर बता देगा अगर सिचुएशन हुई तो। अभी तो ऐसी कोई बात है तो नहीं ना जी।
ऐसी बात तो हमें तो कम से कम कोई इंटरनेशनल मीडिया हाँ ये कर रहा है कि पाकिस्तानी दस्तों को वहां मूव कर दिया गया है और बाबुल मंदब बंद करने की जो ईरान की धमकी है, तो हौसियों ने वहां पर ड्रोन्स और जो तैयारे वगैरह हैं, टारगेट जो है अपने फिक्स कर दिए, लॉक कर दिए हैं। जैसे ही अगर अमेरिका ने उनके ऑयल तंसीबात को टारगेट किया तो बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे। देखिए, बाबुल मंदब वाले मामले के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान नहीं आएगा। ओके, बाबुल मंदब वाले मामले में पाकिस्तान का क्या लेन देन है? पाकिस्तान का तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो बेसिकली सऊदी अरब की डिफेंस। साथ में हौसियों ने रियाद को टारगेट करने की भी धमकी दे रखी है ना। नहीं, वो तो जब करेंगे तो फिर वो भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। एक दिन निकाल के तो आप बात करना, एक दिन पूरा अगर पाकिस्तान सच्चियों पर आ जाए, एक दिन वो नहीं निकाल पाएंगे। और एक दिन में वो उन्होंने या अपनी जो है ना वो डिफीट तस्लीम कर लेनी है, घुटनों पर आ जाना है, नाक से लकीरें निकालनी शुरू कर देनी है इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब बाबुल मंदब वाले मैटर में पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है उससे? सही, पाकिस्तान को ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर रियाद पर हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान का ताल्लुक बन जाएगा। पाकिस्तान इज बेसिकली डिफेंडर ऑफ 2 होली मॉस्क है, और वहां पर एक एक इंच जो है सऊदी अरब का हमारा डिफेंस पैक्ट है। हमारे लिए वैसे भी सऊदी अरब हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो ऐसे नहीं होगा कि हम सऊदी अरब को छोड़ दें एट द मर्सी ऑफ दोज हूसीज। सॉरी, उनका बात नहीं। और अगर मैं बता रहा हूं सीरियसली, ये आप देख लीजिएगा, एक दिन पूरा उन्होंने होतीज ने नहीं निकालना, होतीज कहते हैं उनको, ये उन्होंने एक दिन नहीं निकालना, उसमें जनाब इन्होंने सरेंडर कर जाना है। अच्छा, हमने उनके ऊपर कहर बन जाएंगे यार, क्या बात करिए, हमने इंडिया को नहीं छोड़ा, तो उन बेचारों की क्या हैसियत है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इस वक्त एक और सवाल से मेरा लास्ट सवाल है आपसे, जो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि यूएई के ड्रोन्स ने भी जो है वो बंदर अब्बास को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया गया। यूएई भी इस जंग में आ रहा है ईरान के मुताबिक, लेकिन खुद यूएई ने इस बारे में कोई वो नहीं किया। इसके अलावा इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि कतर भी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां करना चाह रहा है, लेकिन कतर ने इस खबर को भी डिनाई किया है। क्या जो इसराइल का एक मंसूबा था कि ये लोग आपस में लड़ पड़े, तो ये वो स्टेज आ रही है? देखें, इसमें मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, वो बड़ी ही तशवीशनाक हुई हुई है। ये अच्छे हालात नहीं है, और अच्छे हालात हो गए थे जो खराब किए हैं, उसमें एक हद तक ईरान का अपना कसूर है। ईरान ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं किया। ईरान नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसने दोस्त को दोस्त नहीं समझा, उसने अपने खैरख्वाह को खैरख्वाह नहीं समझा। उसने, अगर उसका इशू को था अमेरिका से, तो उसको कतर के ऊपर हमला करने से गुरेज करना चाहिए था। उसने हमला करना तो इसराइल पे करता ना यार। आप इसराइल पर हमला नहीं किया, दूर है इसलिए, या आगे से मारता है इसलिए? एक सवाल है ना। बिल्कुल, आपने कतर पर कर दिया जो मीडिएटर था, इस बात के ऊपर कि जी उनकी बेस अमेरिका की वहां पर मौजूद है, तो क्या अमेरिकन इसराइल में नहीं बैठे हुए हैं, इराक में नहीं बैठे हुए? आपने वहीं पर करना था हमला। तो ये बात कुछ ऐसी है जिसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है। और अब सऊदी अरब ने भी जो उनके कुवैत पर, बहरीन के ऊपर, दीगर ममालिक के ऊपर हमला किया है, सऊदी अरब ने भी ईरान के इन हमलों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सफारतकारी से इसको हल नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इसका जवाब देने में ये ममालिक हक बजाने में, बिल्कुल उनको राइट है, और वो उनके रिटेलिएशन को सपोर्ट करेगा सऊदी अरब। बट इवन देन सऊदी अरब जो है वो फिर भी सफारतकारी को के जरिए ही इन तनाजात के हल को तलाश करने का मशवरा दे रहा है। आप समझ रही बात? जी, मैं तो ये जो डिप्लोमेटिक टर्म के अंदर इससे सख्त लैंग्वेज नहीं हो सकती जो उन्होंने बात की है। अब ईरान को ये सोचना है, आप देखें अब्बास इराक़ची साहब गए हैं कतर में, क्या वो उन्होंने मना लिया दोबारा मेडिएशन के रोल के ऊपर कतर को? नहीं, इस सवाल से भी कोई खबर नहीं आई ना। तो इसका मतलब है कि कतर जो है अगर मान चुका होता तो अनाउंसमेंट हो जाती ना। इसका मतलब है कि उनकी कुछ गिले शिकवे हैं ना। बिल्कुल, जब वो गए हैं अब्बास इराक़ची साहब, तो उनको वेलकम किया गया अच्छी तरीके से। वेलकम तो वो हुए हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने ताज़ियत भी करनी थी जो वहाँ के अमीर की डेथ भी, उसके अलावा लेकिन ये खबर नहीं आई कि वो माने कि नहीं माने, क्योंकि मामला तो अभी बहुत गर्म है ना। मैं देख रही थी कि जो जेडी वैंस का इंटरव्यू है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो अमेरिका ईरान मुआहिदा है उसको सबताश करने के लिए इसराइल साजिशें कर रहा है। तो ये साजिशें तो कामयाब होती लग रही हैं कि जैसे देखिए जेडी वैंस ने अपने कार्ड्स बहुत पहले शो कर दिए हैं। वो देखें, अमेरिका के अंदर अवाम जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई है। एक है जी एंटी इजराइल और एक है प्रो इजराइल। प्रो इजराइल जो लॉबीज हैं वो फाइनेंशियल जो माइट्स हैं उनके पास है, पैसा उनके पास है, और वो पैसे के जरिए उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जिन्होंने जेडी वैंस को टारगेट किया,
और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली इलेक्शन कैंपेन को लीड किया था। ओके। उन्होंने इसका जिक्र भी कर दिया। इसराइल मुखालिफ जो बात कर रहे हैं जेडी वैंस, ये उन्होंने अपना यानी माइंड जो है वो ये एक्सप्रेस कर दिया है अमेरिकन अवाम के सामने कि वो एंटी इसराइल जो है वो व्यूज रखते हैं। बिल्कुल। अब एंटी इसराइल व्यूज के साथ वो नेक्स्ट जो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की रन में है, पता आपको? बिल्कुल। अगर वो मार्को रूबियो से जीत जाती हैं तो वो नेक्स्ट रिपब्लिकन के उम्मीदवार जेडी वैंस होंगे या मार्को रूबियो होंगे, इनमें से एक बंदा होगा, पता आपको? बिल्कुल। तो वो बेसिकली इस वक्त वो सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। और रिपब्लिकन वैसे इस वक्त तक जो है वो रिपब्लिकन को छोड़ दें, बल्कि आम जो पब्लिक भी है वो भी इस वक्त इजराइल से कोई ज्यादा जो है ना उससे खुश नहीं है। वो ये जो नो किंग्स डे था, ये वाज़े तौर के ऊपर ये साइन था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं लोगों ने उसके मुखालिफ जो है वो बाहर निकले थे और एहतजाज किया था। तो जेडी वैंस बीइंग वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी से यानी खुद को अलग किया है। आप समझिए बात? बिल्कुल। और ईरान के साथ मुज़ाकरात और इस डील को उन्होंने ज्यादा जो है ना अमन को इसको वो ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बट इवन देन मैं बात ये करूंगा कि माजी के अंदर इसराइल मुखालिफ जो भी पॉलिटिशियन खुलकर सामने आया है फिर उसको सियासत से जो है वो आउट कर दिया गया है। बिल्कुल। तो ये आप देख लें कि बड़ा रिस्की काम किया और बहुत जल्दी उन्होंने कार्ड्स प्ले किए हैं। आई फियर कि जेडी वैंस का मुस्तकबिल जो है वो कहीं इफेक्ट ना हो जाए। ये जो वहां पर लॉबीज हैं बड़ी ताकतवर है और अभी खैर उनकी ताकत कम हुई है, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने कई उम्मीदवारों को जो है ना हमेशा के लिए गायब कर दिया और उनको स्टेप डाउन करना पड़ गया पॉलिटिक्स से।